जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ठाकुर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेट 9 को। ये सेक्शन बी का पार्ट होने वाला है, जो कि फीटर ट्रेड वाले बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण। इससे पहले हमने इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट 8 से प्रैक्टिस सेट 8 तक अपलोड कर दिया है, तो जिन भाइयों और बहनों ने उस वीडियो को नहीं देखा, आप जाकर देख सकते हैं। उन सारी वीडियो का प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन सारी वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस से। पहला क्वेश्चन है, चादर की मोटाई को मिमी अथवा डैश के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेज के द्वारा। प्रश्न संख्या 2 है, पिटवा लोहे की बनी आलेपित चादरें लोहे की काली चादर के नाम से जानी जाती है। ये चादरें कितनी चौड़ाई के रोल्स के रूप में मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.2 मीटर के रोल्स में मिलती है। प्रश्न संख्या 3 कहता है, तांबे की चादरों का सर्वाधिक उपयोग बिजली के सामान जैसे गीजर, पाइप आदि बनाने में क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि उष्मा की सुचालक होने के कारण और विद्युत की सुचालक होने के कारण। चलते प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 कहता है, स्टेनलेस स्टील की चादरों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, ये चादरें बहुत अधिक सामर्थ्यवान होती है, और दूसरा कथन है, इस पर वातावरण, अम्ल तथा क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। हवाई जहाज की बॉडी बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो हवाई जहाज की बॉडी बनाने के लिए दोस्तों प्रयोग की जाती है स्टेनलेस स्टील की चादरें। कैसी चादरें दोस्तों? स्टेनलेस स्टील की चादरें। धातु चादर कार्य में किनारों तथा सीमों को बनाने के लिए कुछ अलाउंस दिया जाता है। इसका मुख्य कार्य है, तो इसका मुख्य कार्य है दोस्तों फिनिशिंग के लिए उत्पाद का सही आकार बनाए रखना। चलते प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 कहता है, उच्च संक्षारक एसिड टैंकों को बनाने के लिए निम्न में से कौन सी चादर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, लेड चादर का। प्रश्न संख्या 8, वायुमंडलीय प्रभाव में काली लोहे की चादरों पर मोर्चा लगने का मुख्य कारण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी अधिक तन्य होने के कारण, पिटवा लोहे की बनी होने के कारण और संचायन अवरोधी होने के कारण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलते प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 कहता है, चादरों की मोटाई को स्टैंडर्ड वाइज गेज के नंबर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह नंबर जितना कम होगा, चादर उतनी ही अधिक मोटी होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 कहता है, सीट को काटने के लिए स्निप का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा कटाई करते समय सीट को ब्लेड के किस भाग से काटना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम भाग से। प्रश्न संख्या 11, सीट के किनारों को मोड़कर उसमें तार फंसाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसे कहेंगे दोस्तों वायरिंग। इसे क्या करेंगे दोस्तों? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वायरिंग। चलते प्रश्न संख्या 12 में। प्रश्न संख्या 12 कहता है, चादर की मोटाई कभी कभी मिमी में तथा अधिकतर स्टैंडर्ड वाइज गेज के नंबरों के द्वारा दी जाती है। ये नंबर 0 से 40 तक रखे जाते हैं। निम्न में से किस नंबर का आकार सबसे कम होता है? तो दोस्तों 40 वाले नंबर का आकार सबसे कम होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते प्रश्न संख्या 13, मुड़ी हुई स्निप का प्रयोग किया जाता है। तो मुड़ी हुई स्निप का प्रयोग किया जाता है वर्गाकार रेखाओं के साथ साथ चादर को काटने के लिए। प्रश्न संख्या 14, डिवाइडर का साइज लिया जाता है। तो दोस्तों डिवाइडर का जो साइज लिया जाता है, ये लिया जाता है ऑप्शन नंबर डी, रिवेट पिन एवं टांग के मध्य की दूरी द्वारा। प्रश्न संख्या 15, पतली धातु की चादरों को मोड़ने के लिए निम्न में से कौन सा हथौड़े का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेलेट हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 16, धातु चादर का वह गुण जिससे सीट एक ही दिशा में रोल की जा सके कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, फोल्डिंग। प्रश्न संख्या 17,
धातु की चादरों के किनारों को मोड़ने के लिए किस प्रकार के हथौड़े का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, क्रॉसपिन हथौड़े का प्रयोग किया जाता है धातुओं के चादरों के किनारों को मोड़ने के लिए। प्रश्न संख्या 18, धातु चादर कार्य में किस प्रकार का हथौड़ा प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मृदु लोहा का। प्रश्न संख्या 19, मृदु क्लैंप को बेंच वाइस में धातु चादर के क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह मुड़न रोकता है, क्योंकि वह मुड़ने से रोकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते प्रश्न संख्या 20 पर। प्रश्न संख्या 20 कहता है राउंड बॉटम स्टेक डैश प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, भारी कार्यों के लिए राउंड बॉटम स्टेक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 21, चित्र में प्रदर्शित स्टेक का नाम बताइए। तो ये जो स्टेक आपको चित्र में दिख रहा है ये है ताम्रकारी स्टेक। कैसा है स्टेक है दोस्तों? ताम्रकारी स्टेक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 कहता है स्टेक डैश होता है। तो स्टेक जो है एक सहारा टूल होता है। कैसा टूल होता है दोस्तों? सपोर्टिंग टूल होता है। ऑप्शन डी इज। प्रश्न संख्या 23 है एक धातु चादर को 90 डिग्री पर सही रूप में मोड़ने के लिए उत्तम टूल डैश होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेचेड स्टेक टूल। चलते प्रश्न संख्या 24 पर। धातु सीट कार्य में सामान्यतः किस स्टेक का प्रयोग होता है? तो धातु सीट कार्य में सामान्यतः दोस्तों जो सीट का प्रयोग होता है उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, फ्यूनल स्टेक। कैसा स्टेक दोस्तों? फ्यूनल स्टेक। चलते प्रश्न संख्या 25 पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको करके दिखाता हूं। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, यानी ए का 4, बी का 1, उसी प्रकार दोस्तों सी का 2 और डी का 3। यानी कि चादरों के सॉफ्ट मोड़ बनाने के लिए हेचेड स्टेक का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार छोटे व्यास की नलिकाएं तथा कोन बनाने के लिए बिग आयरन स्टेक का प्रयोग करते हैं दोस्तों। उसी प्रकार चादर में बीड नुमा गड्ढे बनाने के लिए क्रिंजिंग आयरन स्टेक का प्रयोग करते हैं और चादर में फ्लेंज उभारने के लिए अर्ध चंद्राकार स्टेक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते प्रश्न संख्या 26 में। रिवेटिंग कार्य में रिवेट सेट का प्रयोग डैश के उद्देश्य से करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिवेट को सही स्थिति में रखने के लिए। कैसे दोस्तों? रिवेट को सही स्थिति में रखने के लिए। प्रश्न संख्या 27, रिवेटिंग जोड़ के प्रकार को पहचानिए। यहाँ आपको रिवेटिंग जोड़ दिख रहा है, आपको इसके प्रकार को पहचानना है। तो इसका सही आंसर 2 स्ट्रेप बट जोड़। कैसा दोस्त ये जोड़ है दोस्तों? 2 स्ट्रेप बट जोड़। चलते प्रश्न संख्या 28 पर। प्रश्न संख्या 28 कहता है शियर का प्रयोग डैश काटने में होता है। तो दोस्तों शियर का जो प्रयोग होता है ये मोटी सीट काटने में, मोटे वाले सीट को काटने में शियर का प्रयोग किया जाता है। चलते प्रश्न संख्या 29 में। निम्न में से किस टूल का प्रयोग रिवेटेड किए जाने वाले छिद्र को अलाइन करने में होता है? तो किस प्रकार के टूल का प्रयोग होता है दोस्तों रिवेट किए जाने वाले छिद्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉली टूल का। किस प्रकार के टूल का दोस्तों? डॉली टूल। चलते प्रश्न संख्या 30 पर। सामान्य संरचनात्मक कार्य के लिए किस प्रकार का रिवेट प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्नेक हेड रिवेट का प्रयोग होता है सामान्य संरचनात्मक कार्य के लिए। चलते प्रश्न संख्या 31 पर। प्रश्न संख्या 31 है रिवेटिंग। एक मिनट दोस्तों, प्रश्न संख्या 31 कहता है, हाँ तो प्रश्न संख्या 31 है, प्रश्न संख्या 31, रिवेटिंग के बाद 2 सीटों के बीच जगह दिखाई देती है, किस डिपॉजिट का कारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिवेट सेट का असामान्य प्रयोग। प्रश्न संख्या 32, रिवेटिंग में शंख को सिर में विकृत करने से रिवेट सुरक्षित होता है। रिवेट पदार्थ का यांत्रिकी लक्षण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कठोरता। प्रश्न संख्या 33, प्रथम रिवेट के केंद्र से किनारे तक अधिकतम दूरी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिवेट के व्यास का 2 गुना। प्रश्न संख्या 34, प्रश्न संख्या 34 कहता है
नीचे रिवेट के प्रकार दिए गए हैं, पेन हेड पहचाने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेन हेड का। ये किस प्रकार, ये पेन हेड है। ये रिवेट जो है किस प्रकार का रिवेट है, पेन हेड रिवेट है। चलते प्रश्न संख्या 35 पर। कथन 1 को कथन 2 से सुमेलित करना है, यानी सॉरी, कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं, आप हमें इस कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है, यह धातु की एक गोल छड़ होती है जिसके एक सिर पर हेड तथा दूसरे सिर पर टेल बनी होती है। कथन 2 है, ये नर्म धातुओं के बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों सत्य है। चलते प्रश्न संख्या 36 पर। प्रश्न संख्या 36 कहता है, एक मिनट, प्रश्न संख्या 36, रिवेटिंग जोड़ में रिवेट का अंतराल रिवेट के बीच रिवेट की न्यूनतम दूरी रिवेट व्यास की दुगनी होनी चाहिए। यदि रिवेट का अति निकट है तो ऑप्शन नंबर डी, रिवेट के केंद्र की रेखा के पास धातु का विदारण होगा। प्रश्न संख्या 37, प्रश्न संख्या 37 कहता है, पतले लोहे की चादर पर ड्रिलिंग के लिए किस जिग का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट जिग का प्रयोग पतली लोहे की चादरों पर ड्रिलिंग के लिए करते हैं। प्रश्न संख्या 38, सीम को बंद करने तथा लॉक करने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है। तो सीम को बंद करने या लॉक करने के लिए ग्रूवर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 39, प्रश्न संख्या 39 है, मजबूती प्रदान करने के लिए चादर के किनारों को मोड़ दिया जाता है। इस मुड़े हुए किनारे को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है। तो इसे पुकारा जो जाता है, इसका नाम है हेम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, वायर नोच से संबंधित सत्य कथन है। तो वायर नोच से सत्य कथन जो हो जाएगा संबंधित, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। और ए और बी क्या था, मैं इसे पढ़ के बता देता हूं। ए था, वायर नोच का उपयोग वायर युक्त एजेज को ओवरलैप होने से बचाने के लिए किया जाता है। और कथन 2 था, वायर नोच बनाने के लिए सिरे से वायर के व्यास की 3.1/2 3.1/2 गुना दूरी छोड़कर 30 डिग्री पर कट लगाया जाता है। तो यह प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है।